स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात अफसरशाही को लेकर करेंगे, क्योंकि अब फेरबदल होने वाला है। विशेष तौर से किन डिपार्टमेंट्स में बड़ा फेरबदल होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। और अब तो क्योंकि सरकार चुनावों से भी निपट गई है, तो आखिरकार इसके बाद ये उम्मीदें ज्यादा क्यों जग गई है कि अफसरशाही को लेकर फेरबदल हो सकता है। बारीकी से ये जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात पटवारी और कानूनगो को लेकर करेंगे, क्योंकि हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को स्टेट कैडर में डाला जाएगा। लेकिन इस फैसले से ये नाखुश नजर आ रहे हैं और इतने ज्यादा नाखुश हैं कि अगले कल को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। क्या आने वाले दिनों में पटवारी और कानूनगो से जुड़े सभी काम प्रभावित हो सकते हैं, ये जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं इसी बुलेटिन में। पीजीटी आईपी केस एक दफा फिर सामने आया है। 3 कैटेगरीज है जो बुरी तरह से इसमें पिस रही हैं। एक तो वो कर्मचारी जो आउटसोर्स पर स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दूसरे वो पीजीटी आईपी होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स जिन्हें इंतजार है इस भर्ती का, और तीसरे वो नए युवा हैं जो कि आने वाले समय के लिए अब आवेदन करने वाले हैं। तो आखिरकार क्या कुछ होगा, एक और बड़ा पेच इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और क्योंकि विभाग ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है, नए सिरे से ये भर्तियां करवाई जाएंगी सरकारी स्कूलों में। लेकिन दूसरी ओर ये क्या पेच फंस गया है, इन तीनों ही कैटेगरीज को किस तरह की समस्या आ रही है, बिल्कुल डिस्कशन इस बुलेटिन में हम आपके साथ करने वाले हैं। और किसने स्टार्टअप योजना को लेकर यहां सवाल उठाए हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से, ये भी बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से जो ऐलान किया गया है रुकी हुई भर्तियों को लेकर, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करने वाले हैं, क्योंकि 16 से 19 जुलाई तक फिर मौसम खराब बताया गया है। भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि पहले 11 से 13 जुलाई तक ये आसार जताए गए, फिर 14 से 16 जुलाई तक भी ऐसे ही आसार जताए गए थे। फीका एक तरह से मानसून जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि मानसून इस बार कमजोर पड़ गया है। पिछली बार जब जुलाई का महीना चल रहा था तो वो बिल्कुल माहौल याद आ जाता है किस तरह का बना हुआ था। हर ओर तबाही भरा मंजर था। खैर, उस तरह का मंजर चाहिए भी नहीं, और यही यहाँ प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं कि इस बार किसी का नुकसान ना हो। लेकिन बारिश की आवश्यकता तो है ही, फसलों के लिए भी है और अन्य कार्यों के लिए भी है। तो इसी वजह से हल्की बारिश का इंतजार जरूर हिमाचल प्रदेश में अभी हो रहा है। जब से लेकर मानसून ने दस्तक दी है, एक भी जोरदार बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ दिन पहले रात भर बारिश जरूर हुई थी और उसके बाद सुबह के लिए कुछ एक क्षेत्रों में हल्का नुकसान भी हुआ था। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी 2 हफ्ते हो गए हैं, मानसून एकदम कमजोर पड़ गया है। अब यहाँ प्रेडिक्शन फिर चेंज कर दी गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। उनका कहना है अभी अगले 2 दिन नहीं बल्कि 16 से 19 जुलाई के बीच ही मौसम खराब रहेगा और अधिकांश क्षेत्रों में मेघ बरसने वाले हैं। ऐसे लोग जो कि बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीपीएल कार्ड के थ्रू फायदा उठा रहे हैं, बीपीएल श्रेणी को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों को बीपीएल सूची से बाहर किया जाएगा। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों से ऐसी शिकायतें बीडीओ कार्यालय से मिल रही थी यहाँ खंड अधिकारी को। तो खंड विकास अधिकारी की ओर से अब आगे आदेश जारी कर दिए गए हैं पंचायत के प्रतिनिधियों को कि वो इस पर जांच करें कि आखिरकार कौन अवैध तरीके से बीपीएल सूची में अपना नाम लिखवा कर गया है और कौन कौन यहाँ बीपीएल श्रेणी का फायदा उठा रहा है अपात्र होते हुए भी। अब यहाँ सूची की फिर छंटनी होने वाली है। जो अपात्र लोग हैं इन्हें बीपीएल श्रेणी से बाहर किया जाएगा। कोई भी लाभ इन्हें वो नहीं मिलेगा जो बीपीएल कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, और इसके लिए शुरुआत हो चुकी है। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है, खंड विकास अधिकारी की ओर से इन्हें एक आदेश जारी किया गया है। इसी आदेश के साथ राज्य सरकार की अधिसूचना भी संलग्नित कर दी गई है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष। और फिर इन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है एक ऐसे प्रमाण पत्र में जिसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति बीपीएल सूची में नहीं है जो उसके लिए अपात्र हो। यानी कि अब यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों पर ही निर्भर करता है कैसे वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से ये जानकारी सामने आ रही थी। बीडीओ कार्यालय भी इसकी शिकायत कर रहा था। कुछ एक अपात्र लोग भी बीपीएल कैटेगरी का लाभ यहाँ उठा रहे हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो अपात्र होते हुए भी लोग एक गरीब श्रेणी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, मिशन लोटस ध्वस्त हो गया है, ये बात आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कही गई है। ये मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए ज्वालामुखी मंदिर गए थे, जहां इन्होंने दिव्य ज्योति के दर्शन भी किए और साथ ही साथ मां का गुणगान भी किया। लेकिन उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बड़ी बात इन्होंने कही कि अब तो मिशन लोटस ध्वस्त हो गया है। भगवान ने भी भाजपा का साथ नहीं दिया, क्योंकि खरीद फरोख्त की राजनीति उन्होंने अपनाई थी और आम लोगों ने भी भाजपा को सबक सिखाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने सभी करीबियों को ये कह दिया था वो फिर यहाँ सीएम बनने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। लेकिन अपने षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं हो पाए। आम लोगों को भी उन्होंने गुमराह किया, जिसके लिए उन्हें आम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो खरीद फरोख्त की राजनीति यहाँ अपनाई गई। लेकिन जो यहाँ हुआ है उसके बाद जो जनता ने कोरा जवाब दिया है भाजपा को, ये देखते हुए बाकी राज्यों में भी अब भाजपा की ये करने की हिम्मत नहीं होने वाली है। ये बात सिर्फ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी बिलासपुर में कही है। खैर, उनकी ओर से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, रुके हुए कार्यों को लेकर भी ऐलान यहाँ कुछ किया है मुख्यमंत्री ने, आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो गई है। जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड में ये श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हुई है। आज ही डीसी कुल्लू की ओर से यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जो पहला गत था उसमें तकरीबन यहाँ 70 श्रद्धालुओं को भेजा गया है, यानी कि एक तरह से जो पहला ग्रुप था उसमें 70 श्रद्धालु गए और उसके बाद फिर दोपहर तक 1100 के करीब श्रद्धालुओं को वहां से भेज दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में, आम लोगों में नजर आ रही है। 14 से 27 जुलाई तक क्योंकि ये यात्रा तय की गई है, तो आज पहला ही दिन था और डीसी कुल्लू की ओर से इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए, कॉलेजेस में एडमिशन का अगले कल लास्ट ही दिन है। 135 डिग्री कॉलेजेस हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में और 16 जुलाई को क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है प्रथम वर्ष की, तो जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कितनी सीटें फुल हो गई हैं, कितनी खाली रह गई हैं। लेकिन 16 जुलाई को जब मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद 19 जुलाई तक 3 दिन का समय फीस जमा करवाने के लिए नए छात्रों के पास होगा। दूसरी बात, 20 जुलाई को प्रथम वर्ष की ही दूसरी प्रवेश मेरिट लिस्ट भी जारी होगी और 21 से 23 तक फिर उन्हें भी फीस जमा करवाने का समय यहां पर दिया जाएगा। 1500 से 2000 के करीब आवेदन पहुंच चुके हैं कॉलेजेस में। एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये डलहौजी उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सुदली है। यहाँ ग्रामीण ने अपने ही घर में खुद पर गोली चला दी और जो व्यक्ति था पुलिस विभाग में कार्यरत था, एसपीओ की पोस्ट पर ये बताए जा रहे हैं। हालांकि किस वजह से इन्होंने खुद पर गोली चलाई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। परिवारजनों की ओर से कोई और संदेह भी यहाँ नहीं ठहराया जा रहा है। तो अपनी ही किसी बात को लेकर ये फ्रस्ट्रेशन में थे, उसके बाद गोली चला दी, अभी यही माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर इस मामले को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल इन दिनों ये जम्मू कश्मीर राज्य से सटे खैरी कस्बे के सेवा पुल पर पुलिस बटालियन के साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे और इनका नाम ओम प्रकाश है। जब ये अपने घर पहुंचे, चार दीवारी में यानी कि दरवाज़ा बंद करके इन्होंने खुद पर गोली चला दी और ये लाइसेंस वाली बंदूक इनके पास थी। गोली की आवाज़ सुनकर इनका बेटा कमरे में आया तो लहूलुहान हालत में उसने अपने पिता को देखा, जिसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई और मौके पर ही हालांकि इनकी वहां पर मौत हो गई थी। लेकिन अभी जैसा कि हमने कहा, हर पहलू पर जांच की जा रही है, लेकिन परिवारजनों की ओर से ऐसा कोई संदेह जाहिर किया नहीं गया है कि ये मर्डर केस हो सकता है या फिर इन्हें उकसाने का कोई मामला हो। लोकसभा चुनावों में बहुत बुरी हार का सामना यहां कांग्रेस सरकार को करना पड़ा है, जिसके बाद हार टटोलने वाली टीम यहां शिमला कांग्रेस कार्यालय पहुंचने वाली है अगले कल। हालांकि ये 2 सदस्यों की ही टीम है और हर राज्य में जा रही है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से इस कमेटी का गठन किया गया है। 2 सदस्य कमेटी है, हर राज्यों में जाकर हार के कारणों पर ये मंथन कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चारों ही लोकसभा सीटों पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है, तो यहाँ भी टीम जल्दी पहुंच गई है। अगले कल मुख्यमंत्री सुक्खू, साथ ही साथ पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ ये टीम चर्चा करेगी कि आखिरकार यहां चारों संसदीय सीटों पर हार के कारण क्या कुछ रहे हैं। और उसके बाद मंडी संसदीय सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे यानी कि विक्रमादित्य सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ भी चर्चा की जाएगी और मंडी संसदीय सीट से ही जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे या अन्य सदस्य थे या जो मंत्री सीपीएस जो मंडी संसदीय सीट से संबंधित हैं, उनके साथ भी चर्चा होने वाली है। और सुबह 10 बजे से ये बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, इन 3 बड़ी हस्तियों के साथ 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही ये बैठक का समय निर्धारित किया गया है।
हालांकि ये 15 और 16 जुलाई 2 दिन तक यहाँ रहने वाली है और सभी पदाधिकारियों के साथ भी इसमें चर्चा की जाएगी कि आखिरकार हार के क्या कारण रहे, आने वाले समय में किन गलतियों को नहीं दोहराना है। इस समिति में पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल शामिल हैं। ये जैसा कि हमने कहा 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और अब अगले कल पूरी फीडबैक यहाँ सभी नेताओं से ली जाएगी, जिसमें सीएम भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सीपीएस भी हैं और अन्य बड़े पदाधिकारी भी हैं। 15 नेताओं का भविष्य डूब गया है, इस तरह का दावा कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा की ओर से किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, आम जनता से भी और उन नेताओं से भी जिनका भविष्य उन्होंने पानी में डुबा दिया है। दरअसल बात उन नेताओं की जा रही है जिन्होंने हार का सामना किया है और खास तौर पर क्रॉस वोटिंग के बाद जिन्होंने राजनीतिक दल बदल लिया था और उसके बाद भाजपा से ही प्रत्याशी रहे, उन नेताओं का जिक्र यहां किया जा रहा है। रजनीश किमटा की ओर से इनका कहना है कि कांग्रेस के 4 और 2 निर्दलीय और भाजपा के 9 एमएलएस का भविष्य अब यहां खतरे में आ गया है। अब इनके भविष्य में कुछ अच्छा भी होगा ऐसा कुछ समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि खरीद फरोख्त की राजनीति यहां भाजपा ने अपनाई और षड्यंत्र के तहत अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे हैं। जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया है और साथ ही साथ जिन नेताओं का इस्तेमाल भाजपा ने इसके लिए किया वो अब रो रहे हैं, उनका भविष्य एक तरह से खराब हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये षड्यंत्र तैयार किया था और उनकी षड्यंत्र की चपेट में ये नेता आ गए हैं जिन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया है। मिशन लोटस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अब ये बात भाजपा को मान लेनी चाहिए और जो तरह तरह के हथकंडे अभी भी भाजपा अपनाने में लगी हुई है, उन हथकंडों को छोड़ते हुए यहाँ जनता की आवाज़ और जो जनता जनादेश है फिलहाल उसी को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। ये बात यहाँ रजनीश किमटा की ओर से कही गई है। अब देखिए पीजीटी-आईपी वाले केस में आना चाहेंगे। 2017 से ये मामला लटका हुआ है और इसमें 3 कैटेगरीज हैं। फिलहाल बड़ी बात ये है कि विभाग की ओर से रिक्विजिशन भेज दी गई है लोक सेवा आयोग को और ये कुल मिलाकर 770 पद भरे जाएंगे। लेक्चरर न्यू स्कूल कंप्यूटर साइंस के पद भरने की यहाँ बात हो रही है। 40,000 के करीब वो युवा हैं जो पीजीटी-आईपी डिप्लोमा होल्डर हैं और अपनी भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शर्त इनके लिए लगाई गई है कि जब तक 5 साल का अनुभव इन्हें नहीं होगा पढ़ाने का तब तक इन्हें नहीं रखा जाएगा। अब सवाल तो ये भी है कि जब तक मौका ही नहीं दिया जाएगा तो 5 साल का अनुभव इनके पास आएगा कैसे। इसी बात का विरोध इन्होंने किया था और इसी बात को लेकर इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब दूसरी कैटेगरी वो है जो पिछले 20 वर्षों से 15 से 20 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाइलेट कंपनी की ओर से तैनात किए गए हैं ये कंप्यूटर शिक्षक। ये पहले से लेकर नियमित पॉलिसी की मांग उठा रहे थे, लेकिन इनके लिए राहत भरी खबर ये है कि 5% कोटा इन्हें दिया जाएगा इस भर्ती में। 770 पद भरे जाएंगे। 5% कोटा उन 20,000 शिक्षकों को दिया जाएगा जो पिछले 15 सालों से आउटसोर्स पर कार्यरत है सरकारी स्कूलों में। 40,000 के करीब वो दूसरे युवा हैं जिनके पास डिप्लोमा जरूर है लेकिन 5 साल का अनुभव नहीं है पढ़ाने का। तो आखिरकार अब यहाँ किसकी भर्ती होने वाली है, कौन इसमें रह जाएगा, कुछ कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और तीसरी बात, जो बाकी के कैटेगरीज है जिन्हें इसमें कोटा मिलने वाला है, देखिए वो कौन कौन है। इसमें 4% दिव्यांग श्रेणी को कोटा दिया जाएगा, 3% स्पोर्ट्स श्रेणी को दिया जाएगा कोटा, 2% एक्स सर्विसमैन श्रेणी को भी कोटा दिया जाएगा। तो ये भी अपनी बारी का अब इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट सिर्फ 770, कैटेगरीज 3 से 4 हैं, कोटा अलग से दिया जाएगा। 40,000 संख्या बहुत है बेरोजगार युवाओं की जो इन्हीं भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। वो 20,000 संख्या भी बहुत है जो पिछले 15 सालों से नाइलेट कंपनी में तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नाइलेट कंपनी के माध्यम से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आखिरकार क्या कुछ होता है देखना होगा, क्योंकि जल्दी ही विज्ञापन जारी होने वाला है इस भर्ती के लिए भी, क्योंकि रिक्विजिशन विभाग की ओर से भेज दी गई है लोक सेवा आयोग को। 9वीं से 12वीं कक्षा तक अब क्योंकि कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है, कुछ एक स्कूलों में पद रिक्त भी चल रहे हैं। तो ऐसे में ये भर्ती किस कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है, ये हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। देखिए, रुकी भर्तियों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल ये बिलासपुर के औहर में थे, जहां इनकी ओर से कहा गया है कि अब जनता ने भाजपा को कड़ा जवाब दे दिया है।
वोट वाली सरकार को नोट से गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो जवाब जनता ने दिया है उसे उम्र भर अब भाजपा याद रखेगी। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो सीएम बनने का सपना देख चुके थे, अपने करीबियों को कह चुके थे कि दोबारा सीएम बनने वाले हैं, उनके सपने पर भी पानी फिर चुका है। 14 महीने तक जो एमएलएज थे उन्हें भी घर पर इस जनता ने बिठा दिया है और ये करना जरूरी था। जो जनादेश आया है वो बिल्कुल उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का। ये भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, लेकिन ये दावा भी किया है जो उपचुनावों के चलते या कोड ऑफ कंडक्ट के चलते जो कार्य रुके हुए थे, अब जल्द से जल्द उन्हें पूरा किया जाएगा। युवाओं को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही रुकी भर्तियों पर अब गतिविधि यहां तेज होने वाली है, हलचल तेज हो जाएगी, जिसके बाद जहां परिणाम घोषित करने की आवश्यकता है वहां रिजल्ट घोषित होंगे। जहां नियुक्तियां मिलना शेष रह गई थी, नियुक्तियां भी दी जाएंगी। बैच वाइज भर्तियों में भी अब काफी ज्यादा जल्दबाजी सरकार की ओर से दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज बड़ा ऐलान किया है बिलासपुर के औहर में, और पर्यटन विकास निगम के होटल का शिलान्यास करने के लिए ये औहर में गए थे। ये शिलान्यास उन्होंने किया, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़े दावे किए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी 3 बड़े सवाल किए गए हैं सरकार से। पहला तो ये कि उस स्टार्टअप योजना का क्या हुआ जो 680 करोड़ की शुरुआत की गई थी, जिससे और यहाँ अपना बिजनेस एक तरह से या अपनी टैक्सी लगा सकते थे युवा, तो अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी तक प्रक्रिया बीच में ही रुकी हुई है। ऐसे कितने युवा हैं जिन्होंने ये रोजगार अपना शुरू कर दिया है? कितनी टैक्सीज को अभी तक आवंटित कर दिया गया है? कितने युवा इस योजना के तहत आ गए हैं जिन्हें लाभार्थियों में काउंट किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब उन्होंने मांगा है। दूसरी बात, जो लंबित पड़े परिणाम हैं आखिरकार कब तक वो जारी किए जाएंगे सरकार की ओर से? और रोजगार देने के नाम पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो कितने ही युवाओं को रोजगार दिया गया है सरकारी क्षेत्र में, इसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अब ये सार्वजनिक की जाती है या नहीं की जाती है, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 3 बड़े सवाल जरूर किए गए हैं। एक रोजगार को लेकर, दूसरा स्टार्टअप योजना को लेकर, तीसरा उन भर्तियों को लेकर जो रुक गई है और जहां परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। अब देखिए, सबसे अहम खबर पर आना चाहेंगे। पटवारी और कानूनगो में भारी रोष है और रोष का कारण ये है कि जो हाल ही में फैसला लिया गया था कैबिनेट बैठक में कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को स्टेट कैडर में लाया जाएगा। यहाँ पटवारी और कानूनगो का कहना है कि जो डिमांड रखी जाती है सरकार से वो तो सुनी नहीं जा रही है और जो ये नहीं चाहते वो जरूर इनके साथ हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगले कल से अपने फोन स्विच ऑफ रखने वाले हैं। ये अपनी सेवाएं सही ढंग से नहीं देंगे अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। ये इनके हित में नहीं है। इस फैसले को वापस लिया जाए। स्टेट कैडर में इन्हें क्यों डाला जा रहा है? सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि 3 जिलों में आज इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है, जिसमें एक ऊना है, कुल्लू है, हमीरपुर है। यहाँ पटवारी और कानूनगो की ओर से प्रदर्शन भी हुआ, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है कि जल्दी ही राज्य स्तर की ये बैठक करने वाले हैं 17 जुलाई को कुल्लू में। तब तक अगर अपना फैसला सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में मोर्चा इन्हें फिर सरकार के खिलाफ खोलना होगा, जो कि ठीक नहीं होगा। अब देखिए, अगर राजस्व विभाग के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या हड़ताल पर जाते हैं तो खामियाजा सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लोगों को यहाँ भुगतना पड़ेगा। पिछली बार भी जब पटवारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया था तो पूरे एक दिन के लिए काम प्रभावित हो गया था और ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम हैं जो पटवारी कानूनगो के थ्रू ही यहाँ पर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई तरह के प्रमाण पत्र, दस्तावेज ऐसे होंगे जो कि एक ही जगह पर रुक जाएंगे और ज़मीन और जायदाद से जुड़े भी कई कार्य इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो ये मांग इन्होंने उठाई है कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए और मुख्यमंत्री सुक्खू राजस्व मंत्री से मिलकर भी, जगत सिंह नेगी है राजस्व मंत्री, उनसे मिलकर भी जो डिमांड्स इन्होंने रखी थी उन्हें पूरा करने पर विचार होना चाहिए। देखिए, अफसरशाही के तबादले होंगे या नहीं, इस पर अभी तक संशय ही बरकरार था, लेकिन अब तो चुनावों से भी कांग्रेस की सरकार निपट गई है और कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से भी ये दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है कि अफसरशाही में बदलाव होना चाहिए, इसकी शुरुआत अब जल्दी की जाए। कुछ एक अधिकारी भी ऐसे थे जिन्होंने सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये उम्मीद रखी थी कि अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन जयराम सरकार के वक्त जो अधिकारी तैनात किए गए थे अभी तक फिलहाल वही अपनी सेवाएं दे रहे हैं सेम पोस्ट पर। तो इस पर भी कई बार ऑब्जेक्शन होती आई है और कांग्रेस नेताओं की ओर से भी, आम लोगों की ओर से भी और कुछ अधिकारियों की ओर से भी। लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे मूड में नजर आ रहे हैं और ये बदलाव हो सकता है। शुरुआत इसकी ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग से होने वाली है। राजस्व विभाग में पहले चरण में नायब तहसीलदारों को बदला
जाएगा। उसके बाद तहसीलदारों में भी यहाँ फेरबदल होने वाला है, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं चुनाव आयोग के कहने से जिन्हें बदल दिया गया था, लेकिन अब वापस भी लाया जा सकता है। ISHS कैडर में भी बदलाव हो सकता है, कई जिलों में DC भी बदले जाने हैं और IS कैडर में तो कई अधिकारी हैं जो डेपुटेशन पर दिल्ली जाना चाह रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आवेदन भी किए हुए हैं। अब कितने अधिकारियों को दिल्ली भेजा जा सकता है, कितनों को नहीं, इस बात पर सरकार को गंभीर रूप से चर्चा करनी होगी। गंभीर रूप से इसलिए क्योंकि अभी वैसे ही हिमाचल प्रदेश में अफसरों की कमी है, तो अगर यहाँ से दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी जाती है जाने के लिए IAS अधिकारियों को, तो फिर यहाँ कैसे कमी को पूरा किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं जो अच्छी पोस्टिंग चाह रहे हैं, कई सालों से एक ही जगह पर डटे हुए हैं, तो इन्हें लेकर भी यहाँ ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अब खैर उम्मीदें बढ़ गई हैं, अफसरशाही को लेकर बड़ा फेरबदल जल्दी ही हो सकता है। कुछ एक विभागों में तो इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है और सचिवालय में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहाँ कांग्रेस की ओर से भी, कांग्रेस नेताओं की ओर से भी ये मांग उठाई जा रही है। कुछ एक विधायक भी यहाँ अफसरों की ट्रांसफर को लेकर पैरवी कर चुके हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।